ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, हमारा टॉपिक है ईएमएफ, एनर्जी एंड पावर टुडे। तो अब आपने क्या सीख लिया? हमने अब तक सीखा है कि भाई हमारे पास अगर कोई एक सर्किट बना हुआ है तो उसमें अलग अलग हमारे पास रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो हाउ द करंट विल फ्लो थ्रू देम एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को हम कैसे डिवाइड करेंगे, उनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। तो मैंने आपको ईएमएफ के बारे में भी बताया हुआ है, बैटरी के बारे में, और इंटरनल रजिस्टर के बारे में भी बताया है। बट टुडे वी आर गोइंग टू टेक दिस टॉपिक्स हेड ऑन। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरे पास ईएमएफ। तो ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इन ईएमएफ विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Electrochemical cell. Now, what is this? So, electrochemical cell, as per the definition, it is a device which by converting chemical energy into electrical energy maintains the flow of charge in the circuit. ठीक है, तो डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। तो लेट अस से दिस इज अ बीकर, ठीक है, एंड देयर आर सम कैथोड्स हियर, अच्छे से, ठीक है, एंड देयर आर सम कैथोड्स, ठीक है। तो ये ड्राई सेल बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसमें एक को हम बोलेंगे एनोड और एक को बोल देंगे कैथोड। लेट अस से ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये बन गई मेरे पास एनोड बन गया, और ये नेगेटिव है तो दिस विल बी कैथोड। तो अब ये जो मेरे पास ड्राई सेल है, दिस इज ड्राई सेल, ओके, दिस इज ड्राई सेल। तो अगर मैं इस ड्राई सेल को किसी एक सर्किट के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, लेट अस से मैं इन दोनों चीजों को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। सो नाउ व्हाट विल हैपन, तो एक मेरे पास पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहां से करंट फ्लो करने लगेगा आई, और ये ऐसे फ्लो करता रहेगा, एंड देयर विल बी सम डिस्चार्जेस जो इस बैटरी के अंदर होते रहेंगे। और ये सब आप पहले से ही जानते हो कि यहाँ से भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ मूव करता रहेगा, और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करेगा। So the positive charge will keep on moving like this, negative charge will keep on moving like this. तो वो तब तक मूव करेगा जब तक आपके पास एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों रोड्स में मेंटेन्ड है। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेंटेन्ड है तो करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग थ्रू दी एक्सटर्नल सर्किट ऑल्सो। तो बाहर भी हमारे पास सर्किट पे करंट चल रहा है। दिस सेटअप, मैं अब केमिस्ट्री में तो हम जान ही रहे, वी आर इन फिजिक्स, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि भाई इसमें ऐसा होता है, फिर यहाँ पे क्लैडिंग होती है, फिर ये फिर वो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख देता हूँ, दिस इज ड्राई सेल। And now how this dry cell, this circuit can be actually drawn in our circuit terminology। तो जैसे मैं बनाने वाला हूं, तो अगर हम नॉर्मल सर्किट बनाएं तो कैसा सर्किट बनेगा देखते हैं। तो ये सर्किट हमारे पास बनता है कुछ इस तरह से।
लेट अस से यहां पे मेरे पास लगेगा रेजिस्टर, दिस इज रेजिस्टेंस, एंड देन देयर इज अ बैटरी हियर। अब यहां पर आपने ध्यान रखना है कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं। तो यहां पर पहले तो लगेगी बैटरी एक, let's say this is positive, this is negative, and V is the potential, and along with that I am connecting a resistance here, और इसको मैंने स्मॉल r से डिनोट किया है, जो बड़े वाला है इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस हो गया इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो पूरी की पूरी मेरे पास बैटरी बन गई, दिस इज द सेटअप, दिस इज द सिस्टम जो मुझे यहां पर मैंने ये इतना बड़ा बनाया हुआ है। दिस कंप्लीट कैन बी शोन इट लाइक दिस, दिस कंप्लीट कैन बी शोन लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये आपके पास बन गया। तो अब आप मुझसे पहले पूछ रहे थे कि सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं कहूंगा कि दी चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव when flow inside the solution ऑफ सेल। अब ड्राई सेल हो या केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ने वाले लोग कहेंगे कि सर दो तरह के और सेल होते हैं, तो भाई ठीक है, आपका कोई मर्जी सेल हो अगर वो एक लिक्विड के अंदर में फ्लो कर रहा है, यहां पर लिक्विड है हमारे पास, तो ये बात तो हमें क्लियर ही है कि यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रहा है, द चार्जेस व्हेन फ्लो इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ द सेल और द इलेक्ट्रोलाइट, दे कोलाइड, they collide with each other and other molecules and other molecules within the solution। ठीक है ना, वो सॉल्यूशन के अंदर में जो है वहां पर कोलिशंस होने लगती हैं, जिसके कारण उनकी मोशन प्रॉपरली नहीं हो पाती। अगर इनकी प्रॉपरली मोशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। सो दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो they face a resistance while flowing. This is known as internal resistance। ठीक है, तो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आया कहां से, इसकी हमें केमिस्ट्री में नहीं घुसना। फिजिक्स में अगर हम देखें तो दिस बैटरी इज ड्रॉन लाइक दिस। तो अगर ये बैटरी मेरे पास यहाँ पर ड्रॉ हो रही है तो हाउ विल आई डू इट। अब इसको मैं आगे, इसमें क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, ये जो आर है इट इज टेकन टू बी इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसको मैं आर इक्विवेलेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट, जुमला मेरे पास बहुत बड़ा सर्किट था उसका आर इक्विवेलेंट है। तो मेरे पास एक्चुअली में जो टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा, सो दैट विल बी, या फिर मैं फॉर द टाइमिंग यहाँ पर इक्विवेलेंट ना लिखो आप, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। So R equivalent for this connection will be capital R plus R, and so by Ohm's law, the current in the circuit can be found out to be V divided by R plus R। There is no doubt in it। तो ये वाला मेरे पास करंट यहाँ पे सर्किट में फ्लो होने लगेगा, तो करंट भी मैंने फाइंड कर लिया। तो ये हो गई मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें ये बात से कुछ लेना देना नहीं है कि इसके अंदर केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, वो केमिस्ट्री वाले देखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें तो एक बैटरी दे दी, अब वो बैटरी मिल गई हमें, तो हम तो बाजार से खरीद के ले आए। तो ये हो गया मेरे पास करंट आई, और ये होता है मेरे पास आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपको पहले तो ये पता चल गया कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज ईएमएफ। Electromotive force। So what is EMF?
ठीक है। तो ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो तो आपको मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, बट नाउ हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ईएमएफ इज जनरली डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू। अब इसमें मैंने यूनिट चार्ज नहीं मैंने बोला अभी तक, ठीक है ना। इन टेकिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। भाई देखो, ये तो ड्राई सेल में ना केमिस्ट्री के अंदर ही है कि ये जो यहाँ से नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पर चले गए तो इसके थ्रू ही जाएंगे, तो ये नीचे से हमें इसमें नहीं जाना, तो वहीं से ही हमें ऊपर से एक वे मिलेगा। तो इसलिए हम ईएमएफ को डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक पॉजिटिव चार्ज को निकाला और वो पूरे के पूरे सर्कल को घूम के वापस हमारे नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर हो गया। सो दिस इज व्हाट वी वांट। तो उसने सारे का सारा रेजिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब देखो, इसको अगर मैं इस वाले सेल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, लेट अस से देयर इज अ चार्ज सिटिंग एट दिस पॉइंट। वो यहां से गया, इस रेजिस्टेंस में से होते हुए यहां पर आया और उसके बाद फिर ये यहां से एंटर हुआ, ठीक है ना। तो यहां से जब ये एंटर हुआ, फिर यहां से घूमते हुए सारा का सारा पॉइंट हो गए, फिर वापस इसी पोजीशन पे आया। मतलब इसकी पूरी जर्नी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। So the charge was sitting at this position and then it moved through the solution and then it reached again to the same position. So internal resistance will be taken into account और यहां से निकल के जब यहां तक पहुंचेगा तो हमने जितना वर्क डन किया, so that will be known as EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बट यहां पर क्या होता है, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और it is also defined as the potential difference between the terminals of battery when no current pass through it, ठीक है ना। when no current pass through it, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक हमने बैटरी लगाई ऐसे, ठीक है, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इसके इंटरनल में है। अब मैं आप मार्केट गए तो मार्केट से जब एक सेल लेकर आओगे तो रेजिस्टेंस अलग से लटका हुआ मिलेगा क्या, नहीं, वो उसके अंदर है। तो मैं तो सेल ले आया, अब मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करूंगा तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड ही है, वी कैन डू एनीथिंग इन दैट रिगार्ड्स। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ईएमएफ कहां से कहां आएगा, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A and B when the current flowing is equal to 0. Now why is this condition there, ये हम देखने वाले हैं कुछ समय के बाद कि भाई ये वाला करंट मुझे जो है वो 0 क्यों रखा गया। इसको अब हम थोड़े से समय के बाद देखते हैं। अब देखो, जो हमारी ऊपर डेफिनेशन आ गई, इट इज वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम द कंप्लीट सिस्टम, ठीक है ना। तो ईएमएफ इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली अगर मैं देखूं यहाँ पे, EMF will be defined as W by Q, the total work done, और चार्ज मैं Q लेकर गया, तो अगर पर यूनिट चार्ज हो गया ये, so this is the EMF. ओके, चलो जी, ठीक है। सो दिस इज द SI यूनिट फॉर दिस, बिकॉज ये भी तो एक पोटेंशियल ही आ गया, तो SI यूनिट फॉर दिस इज जूल पर कूलम, ठीक है, दैट्स इट, इसमें से बहुत है। और इसको वोल्ट भी हम,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हम आगे देखने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें, अब इसको हम पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, तो इसमें अब आपने ये ध्यान रखना है कि मान लो मेरे पास सर्किट है और ऐसे मेरी बैटरी लगी हुई है, this point is A and this point is B, and let us say the current is passing through this, तो ये है मेरे पास करंट एक्चुअली में, ठीक है, तो करंट इज नाउ पासिंग थ्रू द सर्किट। तो अगर ये कंडीशन मेरे पास है, नाउ बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ EMF will enforce the current passing through circuit, so this EMF is taken as positive, तो इसको मैं बोलूंगा प्लस E1। पॉजिटिव कहने का मतलब, अगर मैं इसमें थोड़ा आपको और इलेबोरेट करता हूं, अगर मैं मान लो यहां पर बी नहीं लगाता और यहां पर मैं एक और बैटरी लगा देता हूं लाइक दिस, ठीक है, एंड लेट मी कॉल दिस E1 एंड दिस इज E2। तो मेरे पास, अगर मैं, आप मुझसे पूछोगे कि सर व्हाट इज द टोटल EMF, तो टोटल EMF विल बी टेकन एज E1 प्लस E2, दिस इज द टोटल EMF। और अगर मैं इसमें से उल्टा कर दूं, बैटरी तो ये हो गई और ये वाली बैटरी को उल्टा कर दिया मैंने, ओके, सो दिस इज प्लस E1, ठीक है, E1 लगा दिया, इसको मैंने E2, एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो E1 की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, E1, जिसमें E1 बैटरी कहती है कि करंट फ्लो करो भाई, उस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो E1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड E2 विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इन दिस केस, केस नंबर 2, total EMF will be taken as E1 minus E2। तो टोटल EMF आपका उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि E2 बैटरी कह रही है कि दूसरी तरफ डायरेक्शन में करंट भेजना चाहती है, लेकिन करंट जा दूसरी तरफ रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E2 इज एक्टिंग इन अपोजिट वे एंड आवर टोटल बैटरी इज E1 माइनस E2, दैट इज द टोटल बैटरी। तो ये सब चीजें हम आगे डिटेल में भी करने वाले हैं, जब आप इनको ग्रुपिंग ऑफ द बैटरी में जाओगे, एट दैट टाइम वी वुड बी डूइंग इवन मोर, वी वुड बी डूइंग इन इवन मोर डिटेल्स, ओके। चलो जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज इट, अब ईएमएफ तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो ईएमएफ हो गया कि भाई आपने बात करनी है जब बैटरी की, तो तब हम ईएमएफ बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं सर्किट की बात करूं एंड देयर आर मेनी रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट, नाउ देन व्हाट, सो लेट अस से हम एक पहले सर्किट बना लेते हैं। लेट अस से मेरे पास ये रहा एक सर्किट, एक, दो, तीन। सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अब ये सीरीज में है, आपको सब कुछ पता ही है इसके बारे में। सो लेट अस से पोटेंशियल डिफरेंस हम करने वाले हैं, यहां पर मैंने लगा दी बैटरी लाइक दिस, ठीक है। सुनाओ व्हाट विल हैपन। तो आई एम नेमिंग इट ए, इस पॉइंट को रखा पी, इस पॉइंट को रखा सी, इस पॉइंट को रखा डी, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस में यहां पर हम क्या करेंगे, वर्क डन in taking unit positive charge, in taking unit positive charge, ठीक है, across
two different points in circuit. पूरे सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के अंदर अगर हम देखें कि मैं एक चार्ज को लेकर जाना चाहता हूं, सो व्हाट इज द वर्क दैट वी आर नाउ गोइंग टू डू. तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर अबाउट द बैटरी. तो मैं इस रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक अलग से मेरे पास अगर सर्किट बनेगा तो कैसा बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा. तो ये हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस R एंड द पॉइंट आर A एंड B एंड लेट अस से द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं चार्ज इसके आर पार लेकर जा रहा हूं. तो यहां पर अगर मैं डिफाइन करूंगा द पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट डेल्टा V विल बी डिफाइंड एज VA माइनस VB. ये आपको पता ही है पहले, बिकॉज VA विल बी मोर देन VB. तो VA माइनस VB विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. तो उसके थ्रू ही यहाँ पर आप जाएगा. सो इसको भी इंडिविजुअली अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ तो दैट कैन बी टेकन एज IR. तो अगर मैं इसको R1 ले लूं तो यू विल बी सेइंग I इंटू R1. ठीक है. तो सिमिलरली डेल्टा V BC को अगर मैं लूं, सो दैट विल बी रिटन बाय VB माइनस VC, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R2. सिमिलरली R3, सिमिलरली R4, ये आपको पता ही है. ठीक है ना. तो ये हो गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस. नॉट मेनी थिंग्स टू नोट. तो ये आपको पता ही है. ठीक है जी. चलो, तो यहां तक हो गया. ठीक है ना. तो इसमें और पॉइंट ये नोट करने वाले हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दैट इज डेल्टा V1, दिस इज डेल्टा V2 and this is delta V3 and this is V. V is equal to delta V1 delta V3. ठीक है. चलो जी, अब हम चलते हैं इसके आगे. What is the next thing? Now next is terminal voltage. टर्मिनल वोल्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपने ध्यान से समझना है. ठीक है ना. टर्मिनल वोल्टेज. तो टर्मिनल वोल्टेज इज द न्यू थिंग दैट वी आर नाउ गोइंग टू डू टुडे. अब देखो आप, अब मेरे पास यहाँ पर इस तरह का एक सर्किट बना हुआ है. मैं वही वाला सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ फिर से. सो लेट अस से this is the circuit. This is R एंड यहां पर मेरे पास एक बैटरी है और उसके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस V है. ये आ गया V और ये आ गया E, सॉरी R. सो नाउ आई एम नेमिंग इट A B C D. दिस इज माय सर्किट. तो अब टर्मिनल वोल्टेज को कैसे हम डिफाइन करते हैं. टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference across the terminals of battery, across the terminals of a battery when current is flowing through it. कहने का मतलब क्या हुआ भाई. अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आपका आंसर एक ही झटके में आ जाएगा V. लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां से करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो इट मींस दैट अगर मैं यहां पर बोल दूं कि जी करंट तो यहां पर जा रहा है, तो अब ये जो करंट जा रहा है ये करंट कितना जा रहा है इसको देखो पहले. तो आप कहोगे कि सर करंट जा रहा है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, दैट R इक्विवेलेंट इज गिवन बाय दिस विल बी द करंट. When this current is passing through the circuit और हमारा यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, at that time अगर मैं देखूंगा तो obviously जो बैटरी के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा that will be lesser than the EMF. Why? Let us see now. देखते हैं. अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि VAB that is the potential difference between A and B, तो इसको आप कह सकते हो कि सर करंट I into R.
and what is the I will be V divided by R plus R into R. So it means this is equal to V multiply by R divided by R plus R. अब आप मुझे खुद बताओ, ये R डिवाइड बाय R प्लस R जो टर्म है, ये मोर देन 1 है या लेस देन 1 है? बोलो, R डिवाइड बाय R प्लस R less than 1 because R plus R is more than R obviously, so this is less than 1. तो मैं कहूंगा कि this is less than 1. It means ये जो मेरे पास वोल्टेज आ रही है या ये जो मेरे पास वोल्टेज आ रही है VAB is not equal to V. VAB is less than V. This implies that the voltage drop across AB is now less than V. ये बात मुझे क्लियर हो गई कि जो यहां पर वोल्टेज डिफरेंस है, AB नहीं सॉरी BC. So VBC is less than V. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो इससे कम है. दूसरी चीज, वी नो दैट वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस BC शुड कम आउट टू बी इक्वल टू AD. ये बात तो क्लियर है. क्यों? क्योंकि A से लेकर अगर मैं B तक देखूं तो कोई भी एलिमेंट नहीं है. अगर D से लेकर C तक देखूं तो ये वाली वायर भी वेली पड़ी है, इसमें भी कोई भी हमारे पास सर्किट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं. तो जिसके कारण यहां से करंट जब फ्लो होगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. इट मीन्स के VAD इज इक्वल टू VBC. ये दोनों के दोनों एक दूसरे इक्वल आएंगे. तो मैं यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता हूं. सुनो, द पोटेंशियल डिफरेंस VAD is equal to V into R plus R plus R, which is less than the V, which is EMF. इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज. तो यहां पर मैं कंक्लूजन बना देता हूं दैट द टर्मिनल वोल्टेज इज लेसर देन द EMF. तो ये तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन आ गया. बट हाउ मच लेसर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री, अब हम वो देखने वाले हैं. तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो तो अब हम फाइंड करते हैं. पहली बात तो ये चीज आ गया. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन E VT एंड R. वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट एनीवेज अब आप देखो, अब ये चीज आ गई. अब मैं यही वाले पूरे के पूरे सर्किट को यहां से उठा लाता हूं. तो अब देखो, अब हमें पता है कि भाई जो EMF है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सर्किट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सर्किट. ठीक है, अकॉर्डिंगली. तो ये वाला V है, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा और कुछ इसके ड्रॉप होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेरे पास सीरीज में ही लगे हुए हैं. तो वो कितना होगा? अब करंट आई जा रहा है, आई तो हर जगह से जा रहा है, तो यहां से हम बोलेंगे V नो, क्योंकि EMF डिवाइड हुआ है. तो V विल बी इक्वल टू, जो पहले मेरे पास VBC आ गया प्लस V जो इंटरनल रजिस्टर का आ गया, तो वो कितना आया? I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल आर. तो I इंटू आर, इसको तो मैंने VBC ही लिख लेता हूं, ये वाली चीज को तो मैं वापस VBC लिख लेता हूं. टू V, तो यहां से मैं बोल सकता हूं, और VBC इज इक्वल टू VAD इज इक्वल टू दी टर्मिनल वोल्टेज. तो मैं लिखूंगा टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V माइनस IR. ठीक है ना. चलो मैं हर जगह पे V लिखा हुआ है, बट इसको मैं यहां पर इंस्टेड ऑफ V लेट अस राइट E, डिफरेंशिएट करने के लिए, और कुछ भी रीजन नहीं है. E, तो इसको मैंने यहाँ पर E लिख दिया. मैं ऊपर भी चेंज कर दूंगा बाद में. ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग आपने जो फॉर्मूला याद करना है दैट इज दिस. ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इसको आपने याद रखना है. और इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है क्या? टर्मिनल वोल्टेज when the battery is discharged
भाई बैटरी यूज होनी चाहिए। डिस्चार्जिंग का मतलब है कि करंट निकल रहा है बैटरी में से, ठीक है ना। दो चीजें हैं ना, अगर आप, मैंने जैसे यहां पर एग्जांपल दिया था प्लस ई और माइनस ई का, तो इस केस में मेरे पास क्या था, देखो अगर प्लस ई है तो करंट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो वाली बैटरी की पावर यूज हो रही है। लेकिन अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, तो यहां से जब करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है ना, तो बेसिकली E2 को वो चार्ज कर रहा है। तो इस केस में E1 की डिस्चार्जिंग हो रही है और E2 की चार्जिंग हो रही है। E1 इज गेटिंग चार्ज एंड E2 इज गेटिंग डिस्चार्ज, इस बात को याद रखना है आपने। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऐसे होती है, तो ये चार्जिंग नहीं हो रही यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। तो ये पर्टिकुलर केस ऐसा केस है कि जब आपके पास इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। लेकिन कोई ऐसा केस भी हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ तक तो हम आ गए ना। तो अब इसका पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है। इस चीज का फायदा ये है कि अगर मैं मान लो सिर्फ ए और डी वाली ब्रांच को ड्रॉ करूं, तो लेट अस से मैंने एक ब्रांच को ड्रॉ किया और वो है सिर्फ ए डी ऐसे, और इसके अंदर मैं ईएमएफ बैटरी लगा रहा हूं और कुछ रजिस्टर लगा रहा हूं। तो देखते हैं, लाइक दिस। तो ये आ गया ईएमएफ ई और ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस आर, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपके पास डी। तो अगर मैं इस चीज को देखूं और मेरे पास करंट ऐसे दिया हुआ है, ये गिवन होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो अब मेरे पास सर्किट भी कंप्लीट नहीं है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, here VAD will be equal to the terminal voltage, और मैं डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर जंप कर जाऊंगा। समझ में आई बात। तो मुझे अगर ऐसी कोई एक अलग से टूटी हुई ब्रांच दी हुई ना, इतनी सी ब्रांच, और मुझे उन्होंने बोला कि यार आपको उससे क्या लेना कि बाकी सर्किट क्या है, हमें तो यहाँ से करंट देखना है, ये करंट जा रहा है, तो व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, तो ये आएगा इसका वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर मैं, ये तो हो गया टिपिकल केस ऑफ डिस्चार्ज, और अगर मैं बना दूं केस चार्जिंग का, तो चार्जिंग का केस कैसे बनेगा। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज डी। तो यहां पर मेरे पास आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये आ गई बैटरी ई, बट द करंट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन है जी करंट की। अब ये केस हो गया चार्जिंग का ना। अब करने को तो मैं इसमें भी कर सकता हूं, एक ऊपर एक आर ले लूं और ये पूरे का पूरा डेरिवेशन आपको यहां पर फिर से करके दिखाऊं, बट वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। डायरेक्ट हम यहां पर टर्मिनल वोल्टेज का यहां पर फॉर्मूला बताते हैं। नाउ जो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज आती है वीटी, सो दैट विल बी ई प्लस आई आर, सिंपल। तो ये आएगा आपके पास चार्जिंग के केस में, और ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये आपके पास आ जाता है डिस्चार्जिंग के केस में। तो इस बात को आपने याद रखना है, ई प्लस आई आर। बच्चे बात क्लियर होगी कि नहीं, ये बताओ आप। यस सर। अब ये करंट जो है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट क्यों आई। तो भाई इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई होगी जिसके कारण ये करंट चल रहा होगा, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें तो सिर्फ इतनी इतनी चीज को ही देखना है ना। और वो वोल्टेज की बैटरी अगर बहुत बड़ी लगी हुई, तो भाई ये वाला करंट भी तो बड़ा होगा। अगर वो बैटरी छोटी हुई तो ये वाला भी तो बैटरी छोटी भी तो होगी। सो दोनों ही चीजें हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये दो फॉर्मूले हैं टर्मिनल वोल्टेज के, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ईवीटी एंड आर। चलो जी, अब चलते हैं इसके आगे। तो with this we have completed this part, and now we must go into power. Yes, अब बाकी सब चीजें हो गई, तो let us now move into energy. एनर्जी एंड पावर।
तो अब ऑब्वियसली बेटा देखो कि जब हम एक रेजिस्टेंस के अंदर से चार्ज को लेकर जाएंगे तो रेजिस्टेंस कहेगा कि भाई मत जा, लेकिन हम धक्के से यार लेके जा रहे हैं, तो भाई वहां पर वर्क डन तो करना ही पड़ेगा ना, हमें ताकत लगानी पड़ेगी। अगर हमें ताकत लगानी पड़ी तो मैं थक जाऊंगा ना, तो मेरी एनर्जी यूज हुई, तो वो जो एनर्जी यूज हुई हमें उसका कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। तो अब इसके फॉर्मूले कैसे हम फाइंड करते हैं, चलो जी देख लेते हैं। तो सिंपल बात है, डेरिवेशन करेंगे। तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक वर्क इज डिफाइंड एज, ये मैंने आपको पहले बताया था कि डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डॉट डीवी। मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुअली में हमारे पास वर्क डन होता क्या है, एफ डॉट डी एस काइनेमेटिक्स में, फिर हम इसको धीरे धीरे करके पी डॉट डीवी में ले आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, फिर हम इसको और हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में आएंगे तो इसको क्यू डॉट डीवी में ले आएंगे। ये वाला वी वॉल्यूम है और ये वाला वी पोटेंशियल है, ठीक है, तो क्यू डॉट डीवी। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस इन विच वी कैन वर्क। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब हम बात करेंगे तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला पी डॉट डीवी या एफ डॉट डीएस नहीं होता, क्यू डॉट डीवी होता है। अब हम इसको देखते हैं। अब हमने तो ध्यान देना है रेजिस्टेंस पे, हमने ध्यान देना है हमारी इसी वायर पे, ये वाली इतनी सी वायर पे, इतनी सी वायर पे हमने ध्यान देना है अभी, ठीक है ना, कि इसमें से हमारे पास करंट मूव कर रहा है एंड करंट इज आई, एंड सो व्हाट विल बी दी वर्क डन। अब मैं करंट की टर्म्स में जाना चाहता हूं तो भाई, तो मैं चार्ज में जाऊं, क्यों इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा मेरे पास। चलो इसको डी टी दोनों कर देंगे, तो हम ऐसा करते हैं, डी को फिलहाल मैं हटा देता हूं, तो ये वाली इक्वेशन भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मेरा कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को तो मैंने ऐसे ही रख लिया, और क्यू जो है वो मेरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है। ऑब्वियसली जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ज्यादा से ज्यादा चार्ज उसमें से निकलता जा रहा है, भाई चार्ज तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन वेरी कर रहा है, चार्ज नॉट वोल्टेज, तो वोल्टेज तो मेरी वी ए माइनस वी बी रहेगी, तो वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया ये। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूं, ये पावर, तो पावर हो गया ना, ये वर्क पर यूनिट टाइम इज पावर, सो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पीवीआई। तो ये इसको याद कैसे किया जाता है, इसको याद किया जाता है बड़े एक छोटे से शॉर्टकट से। क्या शॉर्टकट है, कि अब भाई जैसे एक बच्चा गया, एक लड़की गई अपनी फ्रेंड के पास स्कूल में, तो उसने बोला कि चलो भाई हम पानी पी आते हैं, तो दूसरी लड़की ने क्या बोला कि मैं तो पीवीआई, ठीक है, तो भाई तुम पानी पीने अकेले जाओ, ओके, क्यों, क्योंकि मैं तो पीवीआई। तो ये छोटी सी स्टोरी हम बता देते हैं ताकि बच्चे को याद रहे कि पीवीआई, तो ये आ गया पीवीआई, पंजाबी स्टूडेंट्स ज्यादा इससे रिलेट कर सकते हैं, तो ये आ गया पीवीआई, ठीक है ना। तो भाई अब इसके बाद देखते हैं, अब ये मेरे पास आ गया एक जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला आ गया, इसको मैं फर्दर इसमें वैल्यूज पुट करने वाला हूं, तो मैं अब यहां पर लिखने वाला हूं कि बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अब इसके बाद जब मैं V की यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो पहला फार्मूला तो मैं यहाँ पर आई आर में पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा आई स्क्वेयर आर, ठीक है। और अगर मैं यहां से आई को सब्सटीट्यूट कर दूं तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो मैं यहां पर अगर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास पावर का फार्मूला बनेगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। हमें ये तीनों के तीनों फार्मूले याद रखने हैं बेटा, अलग अलग कंटेक्स्ट में ये यूज होंगे, मैं आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा कि कहां पर कौन कौन से फार्मूले हमारे यूज होने हैं, तो अलग अलग कंटेक्स्ट में ये यूज होने वाले। पहली बात तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, अब ये तीनों के तीनों मैं आपको बता देता हूँ। जो ये वाला मेरा फार्मूला है ना आई स्क्वेयर आर, दिस इज जनरली यूज्ड इन, generally used to find power consumption in resistances। कैसे, अब ये वाला जो केस है, अब इसमें बैटरी कितनी लगाई हमें क्या पता,
ठीक है, तो वही फार्मूला यूज करूंगा ना जिसमें बैटरी का हमें यूजेस ना हो, ये वाला गया ये वाला गया, तो आई स्क्वायर आर पे यूज करूंगा। मोर ओवर इस केस में मैं बता सकता हूं कि हाउ मच इज द एनर्जी दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय दिस रेजिस्टेंस आर। तो उसके लिए मैं फार्मूला मैंने बनाया आई स्क्वायर आर। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर आप कहोगे सर इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करके मैं ये वाला फार्मूला भी लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ये फार्मूला इज यूज्ड फॉर power consumptions. Okay, and generally this formula is used when there is a battery given and we are more concerned with the battery. ठीक है ना, तो this formula is used when we discuss batteries. तो अगर आप बैटरीज के बारे में ज्यादा बात कर रहे हो तो V इंटू आई, तो हम बोलेंगे जैसे आपसे मैंने पूछा कि मेरे सर्किट में ना बड़ा ही गंदा सा सर्किट बना हुआ है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का हमें प्रेशर पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर हमारी बैटरी लगी हुई है छोटी सी नीचे। अब उस बैटरी में से कितनी पावर गई और व्हाट इज द टोटल पावर कंजम्पशन इन दिस सर्किट। अब मैं कहूंगा यार टोटल पावर कंजम्पशन तो मुझे पता नहीं। अब अगर मैं आपके घर की बात करूं, आपके घर में पता नहीं कौन कौन से स्विचेस ऑन है, तो मुझे क्या पता कि वहां पर कहां पर मैं फाइंड करूंगा आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर। तो बेटर ये है कि मैं बैटरी पर देखूं, आपकी मेन सप्लाई पे देखूंगा, मैं देखूंगा कि मेन सप्लाई की वोल्टेज कितनी है 220 एंड व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू योर वायर, मेन्स वायर, जितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके आपकी एक ही बार में टोटल पावर कंजम्पशन फाइंड कर लूंगा। तो मुझे अलग अलग चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने एसी भी चला रखा है, मैंने ट्यूबलाइट भी चलाई हुई है, पंखा भी चलाया हुआ है, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये हो गया आपके पास टोटल पावर। तो ये वाला फार्मूला हमें तब यूज करना है। अब ये वाला फार्मूला भी हमें बड़ी बार यूज करना पड़ता है बेटा। ये हम फार्मूला तब यूज करते हैं जब हम किसी की पावर रेटिंग फाइंड करते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने आपकी आयरन प्रेस है जिसमें आपने कपड़े प्रेस करते हैं, हम पूछते हैं कि भाई इसकी वोल्टेज कितनी है, आपने बोला सर इसकी तो 1 किलो वॉट है। तो 1 किलो वॉट इसका क्या मतलब है ना। दिस थिंग वी विल स्टडी नाउ। वो पावर में मैं जब पावर रेटिंग आपको करवाऊंगा तब हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जनरली यूज्ड फॉर पावर रेटिंग्स। जैसे आपको बोला जाए कि आपने एक सर्किट बनाया जिसमें आपके दो अलग अलग बल्ब हैं और उनकी पावर रेटिंग इज गिवन टू यू, वन इज 1000 वाट, अनदर इज 500 वाट। इन दोनों को मैंने जी अपनी इस बैटरी के क्रॉस लगा दिया, बताओ कौन सा बल्ब जगेगा, कौन सा कितना जगेगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार अब क्या किया जाए। तो एट दैट टाइम दिस फार्मूला विल कम इनटू प्ले। सो तीनों के तीनों फार्मूलेज हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। और यहां पर जब हम एनर्जी और पावर की बात करें, ज्यादातर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। तो इसको आपने जब भी हम पढ़ते जाएंगे दिमाग के कोने में डालते रहना कि यार ये वाला फार्मूला यूज किया, ये वाला फार्मूला यूज किया, ये वाला फार्मूला यूज किया, कौन से कंटेक्स्ट में कौन सा फार्मूला यूज किया। चलो जी अब चलते हैं हम इसके आगे। सो दिस इज अवर पावर। सो हाउ कैन यू फाइंड द एनर्जी फ्रॉम दिस। वेरी सिंपल। सो एनर्जी ट्रांसमिटेड, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी ये एनर्जी वो, कैन बी फाउंड, एनर्जी कंज्यूम्ड लिख देते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम टी, तो टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि पावर का तो मतलब ये है कि 1 सेकंड इतना में इतनी पावर यूज हो जाएगी। टोटल टाइम नहीं पता चलेगा तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर को मैं लिख दूंगा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू I square r, and from here I can find that the energy is equal to basically I square r into t। तो आप एनर्जी के तीन फार्मूले बना सकते हो, I square r into t, V into I into t and V square by r into t। now depending upon the requirement कि आपके क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज दी फार्मूला। सिंपल बात है, ठीक है ना, ये तो ऊपर वाली चीज ही है। तो ये हो गया मेरे पास जो एनर्जी है। याद रहे कि यहां से फाइंड करने वाली एनर्जी उसका एसआई यूनिट जो है वो हमेशा आपको जाउल ही मिलेगा। अगर 1000 पे डिवाइड कर दोगे तो किलो जाउल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको जाउल ही मिलेगा।
और यहां से जो पावर आपकी फाइंड होगी तीनों फॉर्मूलों से, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा दैट विल बी जाउल पर सेकेंड वॉट। तो आप इसको अब किलो जाउल बना दोगे तो किलो वाट बन जाएगा। तो बेसिकली इट इज जाउल पर सेकेंड एंड वॉट, एंड दिस इज, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास एनर्जी एंड पावर। अब चलते हैं हम इसके आगे। चलो, तो ये हो गई एनर्जी, ठीक है ना। तो अब क्या रह गया, एनर्जी भी हो गया और पावर भी हो गया आपका एक ही केस में। तो अब रह जाती है हमारे पास बेटा पावर रेटिंग्स। चलो जी, तो अब दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, पावर रेटिंग। अब देखो, इलेक्ट्रिक यूनिट इज किलोवाट आवर, उसके बारे में तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। आपको फर्स्ट क्लास में मैंने उसके बारे में, इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज टेकन एज किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर, पहली बात तो इसमें बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये यूनिट किसका है, एनर्जी का है पावर का है। तो बड़े बच्चे तो पावर टिक कराते हैं, पावर नहीं होता, एनर्जी। किलोवाट आवर इज एनर्जी, कि आपने कितनी एनर्जी यूज की। तो इसका क्या मतलब है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी used by 1 kilowatt power appliance in 1 hour is 1 kilowatt hour और 1 यूनिट। तो आपने भाई 1 किलोवाट की जो चीज है उसको 1 घंटे के लिए चला के रखी, तो आपकी कितने रुपए का बिल बन गया। पंजाब में रहते हो तो 10 रुपए का, और दिल्ली रहते हो तो 3 रुपए का, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बिजली का बिल कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको ये क्यों बताया, अब उस पे चलते हैं। तो ये वाली चीज तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको पावर रेटिंग दी हो, तो यहाँ पर मेरे पास दो तरह के केसेस बनते हैं। तो लेट अस से वी आर नाउ मूविंग इनटू केस 1। तो केस 1 मेरे पास क्या है, मेरे पास अब 3 तरह के बल्ब है, ठीक है। तो तीनों की आपको पावर रेटिंग दी हुई है, एंड यू नीड टू टेल कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। तो लेट अस से केस 1 है मेरे पास यहाँ पे, तो आई विल से दैट बल्ब 1 की मुझे रेटिंग गिवन है। बल्ब 1 की जो रेटिंग है वो क्या है, तो फॉर बल्ब 1 द पावर इज P1। इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलो मैं एक सर्टेन एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस से 100 वाट पावर रेटिंग है। बल्ब 2 इसकी पावर रेटिंग है 50 वाट, एंड बल्ब 3 और इसकी पावर रेटिंग है लेट अस से 10 वाट, ठीक है। तो हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ब्राइटर चलेगा जब हम इसको अपने एक बैटरी के ऊपर लगाएंगे। तो सर्किट मैंने बना दिया, लेट अस से ये मेरे पास आ गया सर्किट, एंड आई एम टेकिंग ऑल दीज 3 इन सीरीज, दैट इज व्हाई इट इज केस 1। तो केस 1 क्या है कि मेरे पास 3 बल्ब हैं और तीनों के तीनों मेरे पास सीरीज में लगे हुए हैं। बल्ब 1, तो ये तीनों के तीनों बल्ब मेरे पास सीरीज में है जी, ठीक है। एंड देर इज अ बैटरी नाउ हियर, ये रही बैटरी, सीरीज में लगा दिया। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा बल्ब ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, I²R, क्योंकि मैं पावर कंजम्पशन पे ध्यान दूंगा रादर देन कि मेरी बैटरी की टोटल बैटरी एग्जॉस्ट कितनी हुई। मेरे से ये तो नहीं सवाल पूछा, तो टोटल पावर नहीं यूज की, मुझे पूछा गया कि ये वाला बल्ब बताओ कितनी पावर यूज कर रहा है। तो I²R विल बी द लॉसेस। तो यहां पर पावर कंजम्पशन उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला यूज होना है I²R। तो ये सारे के सारे सीरीज में हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर करंट तो इन सब में से सेम ही जाने वाला है, करंट तो इन सब में से सेम जाने वाला है। तो पावर जो है वो बेसिकली आर पे डिपेंड करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि पावर जहां पर भी होगी
दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अगर मैं फर्स्ट बल्ब की बात करूं तो उसके रेजिस्टेंस पे पावर डिपेंड करेगी। अगर रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है तो ज्यादा आपको मिलेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो वो बल्ब कम ग्लो करेगा, क्योंकि उसमें से पावर कंजम्पशन कम है। ठीक है, और ये जो पावर कंजम्पशन आपको दी होती है ना वोल्टेज, ये बेटा कब दी होती है? जैसे आपने एक प्रेस लेकर आए, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का क्या मतलब है? वो आप कितनी वोल्टेज पे लगाओगे, कितना करंट जाएगा, ये तो सारे वेरिएबल हैं। तो वहां पर अजम्पशन होती है कि ये जो मेरे पास पावर है ना, ये तब है अगर आपने इसको 220 वोल्टेज पर लगाया। तो अगर आपने इसको 220 वोल्टेज पर लगाया एंड कीपिंग थिंग्स कांस्टेंट, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें वोल्टेज जो इसकी जो पावर कंजम्पशन होगी वो 100 वोट होगी। अगर 220, क्योंकि मेरी कंट्री में 220 वोल्टेज पर ही पावर आ रही है, तो अगर 220 पे आ रही है तो 100 वॉट जो है उसकी पावर कंजम्पशन होगा। अजम्पशन है। लेकिन अब जो मैंने लगाया तो इस पे ऊपर 220 वोल्ट तो मैंने लगाया नहीं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस एक बल्ब का, दैट इज नॉट 220, सो द पावर कंजम्पशन इज नॉट 100 वॉट। तो 100 वॉट मुझे दिया क्यों है? 100 वॉट मुझे दिया है रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो मुझे अब ये पता है कि भाई ये जो सारी की सारी है ये 220 वोल्ट पर चलेगा, तो यहां से मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। तो चलो मैं फिलहाल इसको P1 लिख लूंगा और इसको मैं V लिखूंगा, क्योंकि V इज कांस्टेंट। ये होगा P1, ये P2, ये P3। तो लेट अस से, तो मैं अब यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं। सो नाउ जो पावर है, पावर का एक फॉर्मूला है V²/R। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना ये यूज करूंगा। तो यहां से मैं फाइंड करता हूं R। तो R1 विल बी गिवन बाय P1 डिवाइडेड बाय V²। R2 विल बी, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, R1 will be V² divided by P1, V² divided by P2। इस तरह से मैं लूंगा, और R3 की वैल्यू मेरे पास आएगी V²/R3, V²/P3। तो ऑब्वियसली ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग। पावर रेटिंग, तो यहां पर आपने ध्यान रखना है द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब यहां पर मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये है मेरे पास पावर रेटिंग, और ये है मेरे पास पावर कंजम्पशन। एक्चुअल पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो वोल्टेज मेरी सेम है, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, तो बल्ब 1 की पावर रेटिंग सबसे ज्यादा है, तो मेरे पास इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ, ये उससे ज्यादा, ये दिस इज बल्ब 1, बल्ब 2 एंड बल्ब 3। तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है भाई उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होनी थी। तो इसका मतलब ये हो गया, सो बल्ब 3 has the maximum resistance, and so power consumption will be max in B3। तो B3 will be glowing the brightest। तो आपको यहां पर कंक्लूजन मिल गया बेटा कि जो आपके पास B3 है, आप देखोगे B3 की वोल्टेज सबसे कम है 10 वॉट। यहां पर मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, B3 10 वॉट will glow the brightest। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है अगर, तो सीधी सी बात है जिसकी वोल्टेज सबसे कम है वही ग्लो करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर उल्टा गेम हो गया। अब आप कहोगे कि सर हमारे घर में तो उल्टा है, जब हम बड़ा ही पावर वाला बल्ब लगाएं तो वहां पर ज्यादा लाइट आती है। अब हम आप घर में अक्सर बात किया करते हैं कि यार यहाँ पे ना अंधेरा सा है गिराज में, तो क्या करें, बड़े वाला बल्ब ले आओ।
तो बड़े वाला बल्ब जो है उसमें क्या है, उसकी वोल्टेज ही तो बड़ी है। हम कहते हैं 1000 वाट का बल्ब ले आओ यार, 100 वाट का बल्ब ले आओ, तो उससे ज्यादा लाइट हो जाएगी। बट हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा। तो वी आर नाउ गोइंग टू डू इट केस टू। केस वन हो गया आपका सीरीज में मिनिमम पावर रेटिंग जिसकी है वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो आप इस बात से भी याद कर सकते हो कि भाई पैरेलल तो मेरे घर में है, तो मुझे पता है कि B1 विल बी ग्लोइंग ब्राइटेस्ट। तो भाई वरुण सर, इसके लिए मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है? बट एनीवेज मैथमेटिक्स तो करेंगे करेंगे। तो B1 जो है ब्राइटेस्ट कब होगा? जब पैरेलल होंगे। लेकिन हमारे पास 10 वाट का बल्ब भी बहुत अच्छे से ग्लो करेगा व्हेन व्हेन दे आर इन सीरीज। चलो तो अब हम करते हैं लिटिल क्विकर दिस टाइम। केस टू, तो केस टू इज पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि अब क्या होगा। ये ठीक है। ओके, यहां पर मैं बैटरी लगाने वाला हूं, दैट्स इट। और यहां पर मेरे पास बल्ब है। सो दिस इज B1, दिस इज बल्ब 2, दिस इज बल्ब 3। रेटिंग वही है, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास हो गया 100 वाट, ये हो गया जी 50 वाट, और ये हो गया 10 वाट। ठीक है। सो नाउ वी वांट टू सी व्हाट विल हैपन। तो अब देख लेते हैं कि वोल्टेज यहां पर हमारे पास क्या आएगा। ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन, अभी भी मुझे पावर कंजम्पशन ही देखनी है। तो पावर कंजम्पशन इन द बल्ब विल बी गिवन बाय द फार्मूला I²R। एनीवेज मेरे पास पावर कंजम्पशन P इज डायरेक्टली इक्वल टू R ही आने वाला है। तो पहले मैं देख चुका हूं कि बल्ब 3 इज हैविंग मैक्स रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां पर पावर कंजम्पशन में I²R नहीं ले सकता क्योंकि मेरा जो करंट है वो वेरिएबल है। वो तीनों ब्रांचेस में करंट अलग अलग है। यहां पर जो करंट है I1 है, यहां पर जो करंट है I3 है, यहां पर जो करंट है I2 है, और यहां पर I3 है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करूं। तो भाई फॉर्मूला आप यहाँ पर V²R ही यूज कर लो क्योंकि वोल्टेज सबकी कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर V²R ही चूज कर लिया, V²R। तो वोल्टेज सबकी कांस्टेंट आ रही है, तो 1/R है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पावर कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। Power consumption is inversely proportional to resistance. So B3 is having maximum resistance. It means that power consumed by B3 this time will be minimum, inversely proportional हो गया। So the power consumed by B1 will be maximum। तो आपके पास ये तीन बल्ब हैं B1, B2, B3, तीनों की वोल्टेज आपको पता है। अब भाई 0 वाट का बल्ब जो हम लेकर आते हैं, अब 0 वाट का बल्ब जग जाए इतना ज्यादा भयंकर, तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घर में होते हैं। तो यहां से आप याद रख सकते हो कि घर में भी हम यही करते हैं कि अगर ज्यादा वोल्टेज वाला बल्ब है तो वो ज्यादा चमकेगा। तो ये तो हमें प्रैक्टिकली भी पता है और अब तो हमें ये मैथमेटिकली भी पता है। पावर कंजम्पशन इज नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके कारण B3 विल बी मैक्सिमम। तो ये वाला जो है यहाँ पर, सॉरी, B1 विल बी ब्राइटेस्ट। सो B1 विल बी ब्राइटेस्ट। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर दोनों में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है।
बेटा इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन ऊपर पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये देखो, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं पावर कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नाउ। अब मैं यहाँ पे आई स्क्वायर आर नहीं यूज कर रहा हूं, आप अभी भी आई स्क्वायर आर यूज कर रहे हो क्या? यस सर, आ गया समझ। आई स्क्वायर आर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि तीनों ब्रांचेस में करंट अलग अलग है ना, I1 I2 I3। तो अगर वो यूज करेंगे तो फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे? हमें तो उसकी एक ऐसा फैक्टर बनाना पड़ेगा ना कि कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अब मैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखूंगा तो I इज ऑल्सो ए वेरिएबल, R इज, तो मुझे उसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो जब कांस्टेंट लूंगा तो मैं V स्क्वायर बाय R फार्मूला यूज करूंगा। सो पावर कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसके कारण यहाँ पर गेम हमारी सीधी हो गई, उल्टी नहीं हो गई, सीधी हो गई। तो 100 वॉट वाला अगर लेकर आओगे बल्ब तो ज्यादा ही चमकना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पावर कंजम्पशन वाला टॉपिक। बेटा इस टॉपिक को, पावर रेटिंग को बहुत ध्यान से करना है आपने। वन एंड दी ओनली टॉपिक जो बाकी बच्चों को नहीं आता, क्लियर कह रहा हूं, इट्स रियली वेरी लाइक लोग क्या ना पहले ये तो यही नहीं समझ पाते कि पावर कितने टाइप की होती है। तो पावर के पहले तो 3 फार्मूले होते हैं, बच्चा वहीं कंफ्यूज। फिर उसके बाद वो कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, बच्चा वहां कंफ्यूज। फिर बची खुची कसर तब निकल जाती है जब आपको पेपर में आता है कि वी आर यूजिंग 3 बल्ब्स विद डिफरेंट पावर रेटिंग। बंदा कहता है यार अब ये क्या करूं, क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि पावर रेटिंग इज ऑलवेज एट 220 वोल्ट। अब मैं यहां पर आपसे इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पूछ सकता हूं, तो यहां पर आपको वैल्यूज भी पुट करनी पड़ेगी ना। तो वैल्यू पुट करने के लिए 220 वोल्ट का पता होना जरूरी है। यही चीज है जो स्टूडेंट को नहीं पता होती, जिसके कारण ये न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं होता। तो दीज आर द थिंग्स विद विच वी कैन गैदर पेस और बाकी बच्चों को पीछे निकाल सकते हैं। ये है एज आपका, ठीक है ना। चलो, तो ये पावर रेटिंग हो गया, यहां तक हमने कर लिया। टर्मिनल वोल्टेज हमने दोनों टाइप पार्ट्स कर लिए, बस ईएमएफ और इसको भी हमने समझ लिया। दिस पार्ट इज आल्सो नाउ कंप्लीटेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हमारा हो गया। चलो बेटा जी।